एटम्स अकेले अकेले तो आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के एटम्स एक तरफ पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के एटम्स एक तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, बल्कि वो एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलकर आपस में फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल्स क्या हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में जब दो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो दो तरह से जुड़ सकते हैं। दो तरह कौन कौन सी हैं? या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम के पास चला जाता है, एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाए उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड आपकी एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड की। इसी तरह बाज दफा इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में नहीं जाते, बल्कि एटम्स आपस में मिलजुल कर शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। दोनों दरमियान में शेयर कर लेते हैं और दोनों फिर साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में वो बॉन्ड मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो जब शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में आपका पानी आता है या आपके ग्लूकोज वगैरह और दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि बॉन्ड किस किस्म का बना है उसकी बुनियाद पर। उसके मुकाबले में आप साइज के हिसाब से भी एटम्स को मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। बाज मॉलिक्यूल्स साइज में छोटे होते हैं। छोटे से मुराद है कि उसके अंदर गिनती के चंद एटम्स होंगे। गिनती के चंद एटम हैं तो ओवरऑल उनका वजन कम होगा, साइज छोटा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड या पानी। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं, इसी तरह पानी के अंदर भी 3 एटम्स हैं। उसके मुकाबले में कई तरह के मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर हजारों एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर आपको डीएनए दिखाया हुआ है, और डीएनए के, अब ये डीएनए का इतना सा पार्ट है, ओवरऑल डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है। ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है, और इस छोटे से हिस्से में भी आप एक एक बॉल को गिनना शुरू कर दें तो बैठ के नहीं गिन सकते पीरियड खत्म होने तक भी कि कितनी बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है डीएनए का इतना छोटा सा हिस्सा। आपके हर सेल में इससे अरबों गुना बड़ा, अरबों तो नहीं, लाखों गुना बड़ा या करोड़ों गुना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का वर्ड बहुत सारी जगहों पे आएगा, MACRO। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, जिनके अंदर बहुत सारे एटम्स हो। और माइक्रो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कम एटम्स हो, मॉलिक्यूलर वेट कम हो, साइज छोटा हो मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इस तरह भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर कार्बन मौजूद है या नहीं मौजूद, उसकी बेस पे भी आप मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसकी बेस पे जब आप कैटेगराइज करते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हों और हाइड्रोजन वगैरह बीच में मौजूद हों, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के स्पेशली मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है तो ऑर्गेनिक है, डीएनए है तो ऑर्गेनिक है। इसी तरह बाज मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ना बने हुए हों, ठीक है। कार्बन के साथ बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन के किसी और चीज के साथ बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड यूजुअली मौजूद ना हो तो उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो अब आपकी बॉडी में हजारों नहीं लाखों तरह के कम से कम मुख्तलिफ माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयोनिक मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर
पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी उन सारों के मिलने से बन रही है। अब फिर लेकिन वो मिल भी ये नहीं है कि बस उन सबका मिक्सचर बना दिया और आप बन गए हैं, बल्कि उसके बाद फिर उनके मिलने की मखसूस तरतीब है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स भी बड़ी खास खास तरतीबों में आपस में जुड़ते हैं, और एक तरीके से जुड़ेंगे तो कोई और स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से जुड़ेंगे तो वो कोई और स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और आपके सेल के अंदर फिर ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए, तो इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेली की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनेली इज ए पार्ट ऑफ सेल, ये सेल का पार्ट है विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कोई मखसूस काम कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा और अपना अपना काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो उनका अपना काम है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स हैं, तो उनका अपना काम है कि वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट हैं, तो वो ग्लूकोज बनाने का काम कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनेली, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, और हर एक मखसूस किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियस है तो वो कंट्रोल सेल। और फिर एक सेल में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, और फिर उन ऑर्गेनेलीज से मिलकर एक कंप्लीट सेल बनता है। और सेल आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, और आप जितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मसलन आप सांस ले रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो जितने काम आप कर रहे हैं वो सारे काम एक्चुअली कोई ना कोई सेल आपकी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। मूव कर रहा है तो सेल कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है तो सेल कर रहा है, देख रहा है तो एक्चुअली सेल देख रहा है, सोच रहा है तो एक्चुअली सेल सोच रहा है। ठीक है, तो जो भी फंक्शंस आप कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस आपके सेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके सेल्स मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज से मिलकर बने हुए हैं। वो ऑर्गेनेलीज एक खास तरतीब में जाहिर है मिलेंगे, और उनके बाहर, सेल के बाहर यूजुअली एक कवरिंग होती है, उसका एक बाहर वाली दीवार होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। मसलन ज्यादातर बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, अक्सर बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो अकेला ही सारी जिंदगी गुजारता है। इसी तरह बहुत सारे प्रोटिस्टा हैं, जैसे अमीबा का नाम आपने सुना हुआ है, या पैरामीशियम का नाम सुना हुआ है, या यूग्लिना का नाम आपने सुना हुआ है। तो वो इंडिविजुअल सेल ही सारी जिंदगी अकेला गुजारता है, दूसरे किसी सेल के साथ जुड़कर नहीं रहता। उसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी का मतलब ज्यादा सेल्स हों जिनके अंदर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। मसलन आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, बेताशा, इतने के आप कभी भी नहीं गिन सकते। ठीक है, तो मसलन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जिनसे आप वाकिफ हैं, जिनको आपने देखा हुआ है, वो मल्टी सेलुलर हैं। मसलन फंजाई है, आपने मशरूम देखी है, या डबल रोटी पे उगती हुई फफूंदी देखी है। इसी तरह पौधे देखे हैं आपने, जितने भी एनिमल्स देखे हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हर एक की बॉडी लाखों करोड़ों अरबों सेल्स पर मुश्तमिल है। फिर सेल्स कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से दो तरह के होते हैं। बाज सेल्स जरा सिंपल होते हैं, ठीक है, और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सिंपल सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, मतलब कि एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी के अंदर वहीं पे ही उसने देगची रखी हुई है जहां पे खाना पकाता है, वहीं पे ही वो सोता है, वहीं पे जनाब टीवी शीवी भी वहीं पे ही लगा हुआ है, सब कुछ वहां पे है। ठीक है, वो झोंपड़ी के अंदर सेल ने अपना सारा कुछ वहां पे बनाया हुआ। ठीक है, उसके मुकाबले में एक जनाब दूसरा सेल है जिसका टीवी लाउंज अलहदा है, किचन अलहदा है, ड्राइंग रूम अलहदा है, सोने वाला कमरा बेडरूम अलहदा है, सारे अलग अलग कमरे हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वो जरा एडवांस लेवल का हो गया, अमीर हो गया। ठीक है, तो सेल्स भी दो तरह के होते हैं,
कुछ सिंपल सेल्स हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई दूसरे ऑर्गेनेलिज खास मौजूद नहीं है, वो छोटा सा सेल है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया का सेल है तो उसके अंदर कोई खास चीज नहीं होती, ठीक है। उसके मुकाबले में दूसरी तरह के सेल्स, अच्छा बैक्टीरिया के सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। कैरियन का लफ्जी मतलब है न्यूक्लियस और बहुत सारी जगहों पे आएगा। प्रो का मतलब होता है पहले। तो ये ऐसे सेल हैं जो न्यूक्लियस बनने से पहले के दौर के हैं, पुराने दौर के हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस बनने से पुराने दौर के हैं तो इनके पास कोई ना न्यूक्लियस है ना बाकी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। उसके मुकाबले में दूसरी तरह के सेल्स कहलाते हैं यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं। तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये साइज में बड़े, अब देखने में दोनों तकरीबन एक जितने लग रहे हैं। अक्सर बुक्स के अंदर जब आपको तस्वीर दी जाती है तो वो देखने में एक जैसे से दिखाए होते हैं, वो आपको कंपैरिजन के लिए दिखाए हुए होते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल है ये कम से कम 1000 गुना छोटा है, कम से कम 1000 गुना छोटा है दूसरे वाले यूकैरियोटिक सेल की निस्बत। 1000 गुना छोटे का मतलब है कि कितना होता है 1000 गुना? आपके स्केल के ऊपर जो आपका छोटा स्केल है उसमें जो सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी जो दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस है, अगर उतने साइज का बैक्टीरियम हो तो यूकैरियोटिक सेल कितना होगा? 1 मीटर कम से कम, अच्छा खासा लंबा, ठीक है। वो इतना सा और वो इतना बड़ा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़े होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। तो एनिमल्स, प्लांट्स और आपका पैरामीशियम इवन और अमीबा वो भी यूकैरियोटिक हैं, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी कहानी तो सेल के ऊपर आके रुक जाती है कि वो अकेला ही जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर उससे ऊपर के लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है हमारे अंदर मोस्टली, ठीक है। टिश्यू क्या होते हैं आपको पता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हों। अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स शीट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बंडल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और किसी तरह भी इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। और वो मखसूस फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी में। मिसाल के तौर पे मसल टिश्यू है, बंडल्स होते हैं मसल्स के, क्या काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का या मूवमेंट का काम करते हैं, जिससे आप किसी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका अपना एक फंक्शन है, दूसरे बेसिक जरूरत के काम कर रहे होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे मसल सेल आंसू प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मसल सेल्स हीमोग्लोबिन को एक जगह से, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते, वो मसल्स का अपना काम है, वो सिर्फ मूवमेंट ही करते हैं मेनली, ठीक है। इसी तरह आपके जो आंखों के सेल हैं वो देखने का काम कर रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर सेल का अपना अपना मखसूस फंक्शन है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह ग्लैंड्स हैं तो वो सिक्रीशन का काम करते हैं, मसलन आंसुओं के ग्लैंड हैं जो आंसू प्रोड्यूस कर रहे हैं, थूक के ग्लैंड्स हैं जो थूक प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस करके सिक्रीट करते हैं बाहर। इसी तरह प्लांट्स वगैरह हैं तो उनके अंदर अपने अपने टिश्यू हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू पाया जाता है जो पानी की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जाइलम देखी हुई है? जाइलम देखी? वो गन्ने को जब आप दांतों में प्रेस कर रहे हैं तो किस चीज को प्रेस कर रहे हैं? वो जाइलम और फ्लोएम ही है। छिलका ऊपर से एपिडर्मिस आपने उतार दी, अंदर वो जो लंबे लंबे से रेशे हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम के अंदर वो पानी और वो रस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपने उधर से काटा, उसको निचोड़ के उसमें से रस निकाल लिया, पानी निकाल लिया, जाइलम को क्रश करके उसको, ठीक है। तो वो जाइलम जो है वो पानी की ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। इसी तरह फ्लोएम है तो वो फूड की ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। तो मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं प्लांट के अंदर भी जो अलग अलग काम कर रहे हैं।